नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे चैनल में हमारे खास मेहमान हैं कृपा शंकर सिंह जी। एक दिग्गज नेता है, एक दिग्गज राजनेता है। इनके पहचान के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इनको कितने दशक से जो है राजनीति में सक्रिय है। फिलहाल अभी भाजपा पार्टी में है। हम इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे, क्योंकि मौजूदा महाराष्ट्र के बारे में, मौजूदा देश की राजनीति के बारे में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी है और इसी जुड़े हुए कई सवाल हम पूछेंगे उनसे। और सबसे पहले सवाल हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे चैनल में। आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल के लिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर, मौजूदा स्थिति में क्या आपके ऊपर पार्टी ने क्या जवाबदारी दी है? आप तो कांग्रेस में भी थे, उसके बाद जो है अभी बीजेपी में आए। क्या जवाबदारी आपको चाहिए था? आपको क्या जवाबदारी दी गई है? क्या उससे संतुष्ट हैं आप? नमस्कार, वंदे मातरम। एक अंग्रेजी का वाक्य है, कंटिन्यूटी विथ चेंज। यस। अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। मैं भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा के साथ कई सालों तक जुड़ा रहा जी। और उन कई सालों में कई जवाबदारी, कई तरह की समस्याएं, जैसे विधायक बन के जो काम करना था, विधान परिषद में जब काम करना था, संगठन में जो काम करना था, सरकार में भी काम करने को मिला, तो उन अनुभवों के आधार पर एक विचारधारा के साथ काम करता था। लेकिन इस देश में जो सबकी जरूरत थी, हिंदुस्तान की जरूरत थी, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जब कांग्रेस ने विरोध किया, तो उसमें मुझे लगा कि 370 आर्टिकल हटाए जाने का जो भी विरोध कर रहा है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता मेरे मन में जी। उसी को लेकर लगातार एक 20 महीना कांग्रेस पार्टी से मैं बात करते रहा। अंतोगत्वा मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते राजनीति का बाद में है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है कांग्रेस, इसलिए मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। जी। मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने बगावत की, 11 चिट्ठी लिखी। फिर भारतीय राजनीति के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा। जुड़ने के बाद पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया और कई जवाबदारियां दी। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो जवाबदारी दी है, विस्तारक योजना जो है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की, उसका मैं संयोजक हूँ। 288 विधानसभा में 288 विस्तारक की नियुक्ति 3 दिन पहले हो गई। 48 लोकसभा की विस्तारकों की नियुक्ति अभी थोड़े दिन पहले वो भी हो गई, लोकसभा के लिए। और फिर उसका एक कार्यशाला पूरे दिन भर चला। शुरुआत में शिव प्रकाश जी जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया सत्र का। शाम को देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसका समापन किया। और 288 विधानसभा के विस्तारक बनाने के समय मैं पूरे महाराष्ट्र गया, डिविजनल प्लेस से बैठा, लोगों से चर्चाएं की और मैं देखा कि लोगों में उत्साह काम करने के। वहां कहा गया तुमको कोई पद नहीं होगा, 1 साल के लिए तुम राष्ट्र के लिए त्याग करना पड़ेगा, तुम जिस विधानसभा विस्तारक हो वहीं रहना पड़ेगा। लोगों ने खुशी खुशी से एक्सेप्ट किया और मैं 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। जी। विस्तारक योजना और विस्तारक के जो बनाए जाते हैं, उनका काम ही यही है कि जो कमियां विधानसभा में हैं, जो जनता की जरूरत है और जो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है, उसको डायरेक्ट यहाँ पे बताना। उसके जरिए हमें देख सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करने वाले जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनको कैसे सेटिस्फेक्शन मिले, उस दिशा में काम करना और मेरा शुरू हो गया है। कुछ कमियां आपने देखी होगी, क्या कमी आपको नजर आ रही है? अभी तो शुरुआत हुई है जी। जो एक विधानसभा विस्तारक है वो वहाँ जाएगा, उस क्षेत्र में जाएगा। ऐसा नहीं कि जहाँ विधायक ने, नगर सेवक ने बहुत काम किया वहीं एक मीटिंग कर ले, नहीं जी। जहाँ 2 आदमी भी भारतीय जनता पार्टी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जहाँ 10 आदमी नहीं तैयार है, वहाँ जाकर के उसको कमियों को दूर करना। तो मुझे लगता है इससे जो पार्टी की एक गौरवमयी ये काम करने के तौर तरीके हैं, जो कि पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी जो है ये डिफरेंट है और लोगों से डिफरेंट है, तो अंतर तो दिखाई पड़ता है। जी सर, 288 सीटों की हम बात करें अगर, तो जिस तरह से 288 सीट आप कभी घूमेंगे भी, कई घूमे भी हैं, आपको नहीं लगता कि 2014 में जब भाजपा अकेले चुनाव लड़ी थी सेपरेट होके शिवसेना से, जो काफ़ी पुराना गठबंधन था उसे छोड़ के,
तो काफ़ी अच्छा खासा सफलता मिला था, 123 सीट जीत के आए थे और कुछ दिन के लिए तो उन्होंने अकेले दम पे भी सरकार बना ली थी। अब जो पार्टियां शामिल हुई हैं, जैसे शिवसेना के बगावत करके एकनाथ शिंदे जी आए हैं, वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद एनसीपी से अजीत पवार जी भी बगावत करके आ गए हैं, जुड़ गए हैं। तो ये सब जो मिक्सअप है सर, इसको कहाँ तक सही मान रहे हैं आप? क्या लगता है लोगों में नाराजगी देखने को मिली? जिस तरह से हम वीडियो बनाते हैं, आपने देखा भी होगा, लोगों को जो कमेंट आते हैं उसमें काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी, 123 122 और एक उनका समर्थक जीता था। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में गठबंधन से बहुत दिनों से चुनाव लड़ते चले आए और 1995 में उन्होंने सरकार एक बार बनाई थी, साथ में बनाई थी। चुनाव अलग लड़े लेकिन संख्या 145 चाहिए, तो शिवसेना बीजेपी मिलके सरकार बनाई और 5 साल सरकार चली। 5 साल सरकार चलने के बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक साथ लड़ी और मतलब एकमत होकर लड़ी, सीटों को बंटवारे करके लड़ी। महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने मैंडेट दिया जी, सरकार बनाने के लिए उन लोगों ने संख्या दी। लेकिन अचानक उद्धव जी ठाकरे, जो प्रक्रिया को मैं देख रहा था, बड़े नजदीक से देख रहा था, जी, अचानक उन्होंने बात करना बंद कर दिया। देवेंद्र फडणवीस जी बार बार कहते थे, और ये ऐसे नहीं हुआ है, राष्ट्रवादी की जो अभी तो फैसला नहीं हुआ कि अध्यक्ष कौन है, फैसला लटक गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हैं जी। इन्होंने एक चाल चली और उद्धव ठाकरे जी उस चाल में फंसे और उन्होंने फैसला ले लिया कि उनको मुख्यमंत्री बनना था। 2019 के चुनाव में जब फैसले जनता ने लिया, उस समय बीजेपी शिवसेना साथ में लड़ी थी, उनको साथ समर्थन दिया कि सरकार बनाने की संख्या पर्याप्त है। लेकिन अचानक जो एक चाल चली गई शरद पवार जी की तरफ से, फिर कांग्रेस शामिल हो गया, जो कभी एक दूसरे को जी भर के गालियां देते रहे, बात भी नहीं एक दूसरे से करते थे, ऐसे लोग इकट्ठा हो गए। सिर्फ बीजेपी की सरकार न बने, बस यही एक। और जो मुद्दा इन्होंने लेके चले, अंत में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में आ गई। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं, जो राजनीतिक अनुभवों के आधार पर, अनुमान के आधार पर नहीं, कि सीधा जो डिच करने वाली बात होती है कि पीठ में खंजर मतलब भोगने की बात होती है, वो शिवसेना ने बीजेपी के साथ किया। कभी बार बार कहते रहे कि हमारे पिताजी के कमरे में आकर के उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री आपको हम बनाएंगे। संख्या के आधार पर 122 105 कहाँ बीजेपी, 100 और 56 ही है। अब भारतीय राजनीति में या देश की राजनीति या कहीं की राजनीति में या किसी भी संस्था में संख्या बल के आधार पर ही तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब बनते हैं जी। यहाँ 105 तुम 56 को मुख्यमंत्री बना दी, किस लिए, कैसे? तो ये तो झूठ बात थी जो पता चला, और फिर ये अपोजिशन में थी। वो लोग जो शिवसेना में हिंदुत्व के नाम पे, बाला साहब ठाकरे विचारों के नाम शिवसेना में थे, वो एक दो नहीं 40 विधायक उनके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके जी मंत्री लोग रहते हुए, इनके पास से निकल जाते, इनको खबर तक नहीं होती है। मतलब लापरवाही इतनी थी, मतलब मस्ती थी, एक लापरवाही थी, एक मस्ती होती थी जी, कि हम तो सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, हमारा क्या। 2.5 साल में एक मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2.5 दिन भी मंत्रालय जाता है। सब लोगों ने कहा, आज जो उनके साथ शरद पवार साहब ने अपनी किताब में लिखी है, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ। लेकिन सर आपने कहा कि 56 सीट लेके मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी शिंदे साहब को तो 40 विधायक के साथ में मुख्यमंत्री बना दिया गया भाजपा। उन्होंने मांगा नहीं था जी, उन्होंने मांगा नहीं था। वो 40 विधायक वहां से निकले थे। शिवसेना का अब तक जो इतिहास रहा है, क्या गुजरती उन लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने और देवेंद्र फडणवीस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया जी। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, मांगे भी नहीं थे। लेकिन वो तो नाराज उसमें दिख रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको उस दिन तक पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
देवेंद्र जी ने राजभवन में जाके पत्रकार परिषद में कहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में एक नेता हमको ऐसे, जो मैं देख रहा हूं, बहुत सालों देख रहा हूं, तो नजदीक से देख रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस जैसा कुशल राजनीतिक, सब कुछ बर्दाश्त कर ले आदमी। उन्होंने यहां तक कहा था मुझे सरकार में नहीं जाना है, पार्टी का आदेश हुआ कि नहीं आप नहीं जाओ, सरकार कैसे चलेगी। तो सर कुल मिला के कैसे कहेंगे कि भाजपा का जो विस्तार जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक गया है? क्योंकि बंटवारा अब हो जाएगा, अब तो बंटवारा भी होगा, नहीं सीट का बंटवारा होगा, क्योंकि अजित पवार को भी सीट देनी होगी, शिंदे साहब को भी सीट देनी होगी, उसके बाद भाजपा को सीट, तो देखा गया तो जो 123 था फिर 105 पे आ गया, अब तो ये 100 के नीचे भी आ जाएंगे फिर। अरे वो कहते 40 उनके जो विधायक हैं जी, उनको दे दिया, 80 गए जी, तो अभी तो 208 बचती है बीजेपी के पास। नहीं मानेंगे, 40 में मान जाएंगे। अरे भाई 40 तो एमएलए है, तो मानने न मानने का सवाल कहाँ है, उसमें कोई बात विवाद नहीं। कैसे मान जाएंगे सर कि 40 हमारा जो एमएलए है उतना ही सीट हमको दे दो, ऐसा एडजस्टमेंट हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, हुआ इसके पहले, हमने गठबंधन कराई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ जितनी सीट हुई उतनी सीट हुई। तो भी अगर सर 200 सीट पे भी अगर भाजपा लड़ेगी तो क्या लगता है आपको कितनी सफलता मिल पाएगी? मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कल भी वीडियो बनाया था, क्या भाजपा भविष्य में अकेले दम पे एक सरकार बना पाएगी या बैसाखी की जरूरत पड़ेगी हमेशा? अब इसको बैसाखी नहीं कह सकेंगे, इसको अब दोस्ती कहेंगे। ये दोस्ती तो 2019 में भी हुई थी सर। 2000, लेकिन कोई ऐसा करेगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं। तो अजित पवार पे कितना भरोसा कर सकते हैं? नहीं, भरोसा तो अभी साथ में वो भी तो डिप्टी सीएम बने थे उस समय 2019 में। उसके जिम्मेदार कौन थे? अजित पवार नहीं थे, शरद पवार जी थे। सारी मीटिंगें जो हुई है, पवार जी तो आज भी अलग है ना सर। नहीं, आज तो अलग हैं, फिर भी कोई गेम खेले नहीं, उस समय गेम, भविष्य में कोई गेम नहीं खेल सकते। उस समय उन्होंने इवन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी जी, उसके पहले भी शरद पवार ने कहा कि मैं भाजपा के साथ आऊंगा। सिग्नेचर हर पार्टी होता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, शरद पवार साहब का खुद का सिग्नेचर। सर जी, शरद पवार जी और अजित पवार जी पर कितना भरोसा कर सकती है भाजपा? राजनीति में भरोसा उतना तक करना चाहिए जब तक साथ है जी, क्योंकि अब जिस तरह से 2019 में भाजपा ने जो भुगता है, आगे फूक फूक के चलना ही होगा। नहीं, आज जो अभी जो अलायंस पार्टियां हैं उनसे तो एग्रीमेंट करा नहीं सकते कि आप जब चुनाव एग्रीमेंट करनी, जी, कुछ तो बातें हुई है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ जब मतलब सरकार बनाई, उनको मुख्यमंत्री बनाई, इसके बाद अजित पवार जी आए। अजित पवार जी उस समय सुबह जब ओथ लिए थे, शपथ लिए थे, तो पूरी राष्ट्रवादी की मर्जी थी जी, ये तो राष्ट्रवादी ने डिस किया। जो काम इन्होंने किया उद्धव ठाकरे जी ने, वही काम शरद पवार जी ने किया। तब शरद पवार मुखिया थे, अजित पवार ने शपथ भी ले लिया, बोले मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिग्नेचर ढूंढ किया गया, 8 मीटिंग उनके साथ हुई। मीटिंग में तय हुआ कौन सा बोर्ड, कौन सा कमेटी तुमको मिलेगी, कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगी, कितने, सब तय हो गया, शपथ हुआ था ना। लेकिन सर आने वाले दिन में आप क्या देख रहे हैं, क्या ये सब चीजें 2019 का दोबारा? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आज लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कोई नहीं है, सबको लोगों ने देख लिया जी। कांग्रेस की हालत जो है भगवान ने बताए, हम उसी कांग्रेस पर रहे, मैं उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता, बोलता भी नहीं हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस गति से नरेंद्र मोदी जी का देश का नेतृत्व और खास करके देवेंद्र फडणवीस जी का त्याग और देवेंद्र फडणवीस की कुशल राजनीति जो है, वो महाराष्ट्र में भाजपा अब नंबर 1 पे ही रहेगी। जी सर, आपने कांग्रेस का अनुभव आपने काफी देखा, आपने अभी भाजपा में आए हैं, दोनों पार्टियों में फर्क क्या देख रहे हैं? लीडरशिप का। लीडरशिप, हाँ, मतलब कांग्रेस में लीडरशिप नहीं बचा है, कुछ बचा होता तो 10 साल होने को जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, एक तो कोई व्यक्ति देश के सामने खड़ा होता कि मैं उनका विकल्प हूँ। जी, कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो कांग्रेस छोड़ चुका हूँ उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना, मैं कहता भी नहीं हूँ। एक वो फिल्मी गाना है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना है। तो ये बात सही है, लेकिन एक सवाल और भी यहाँ पैदा होती है कि अभी भाजपा और बाकी सब जितनी पार्टियां हैं सब लोकसभा के लिए पूरी तरह से जी जान जुटी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 6-8 महीना होगा। लेकिन क्या नहीं लगता है सब जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्तांतर हुआ और लगभग 1-1.25 साल के ऊपर हो गया है और लोगों में कंफ्यूजन है कौन कितने पानी में क्या है, किसकी कितनी, सब लोग नेता तो नहीं लेकिन कितने किसके वोटर बचे हैं, तो स्थानीय निकाय चुनाव होना चाहिए था, एक सेमीफाइनल मैच होना चाहिए था, लेकिन
वो किसी सरकार ने नहीं रोका है, पार्टी ने नहीं रोका है, वो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने रोका है, खास करके ओबीसी जगह को लेकर के। जी अगर ये कॉर्पोरेशन चुनाव उस समय हो गया होता समय पे, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, हम बाकी जगहों का तभी उतना अंदाज नहीं, लेकिन 9 महानगर पालिका जो एमएम रीजन है, मुंबई है, मीरा भाईंदर है, वसई विरार है, कल्याण है, भिवंडी है, उल्लासनगर है, थाना है, एमएमआर रीजन का ही अगर चुनाव देख लेंगे तो दिखाया तो विधानसभा उसमें फाइनल है एक तरह से। हाँ, मतलब कह रहा हूँ कि उसमें महापालिका में हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी तो क्या आने वाले 100 साल में अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देगा तो 100 साल चुनाव नहीं नहीं, इतना होगा नहीं, इतना नहीं होता है 100 साल में। जी हाँ, निर्णय तो देना पड़ेगा। अभी भी परसों डेट आगे बढ़ा दी है। अब वो डेट आगे बढ़ा देने से लोकसभा चुनाव जो कि टाइम पे होने हैं, विधानसभा सरकार को सर फाइट करना चाहिए ना, सरकार को फाइट पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अभी परसों का आप पढ़िए डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाह रही है कि निर्णय हो इसका? नहीं, सुप्रीम कोर्ट चाह ना रही, उसको कैसे बताएं हम। जी। उन्हें फिर एक क्वेरीज मांगा है और फिर डेट दिया है। भगवान राम को मंदिर बनने के लिए कितना समय लिया, कोर्ट के लिए रुका था ना। कुल मिला के क्या कहेंगे, जो अभी थोड़ा सा उत्तर भारतीय तरफ हम आएंगे, आप एक उत्तर भारतीयों के बहुत बड़े चेहरा है महाराष्ट्र में, अभी तो यूपी में भी हैं आप, लेकिन महाराष्ट्र में तो दूसरा चेहरा नजर नहीं आता है। कभी भी अगर किसी से बात करें तो आपके नाम के अलावा दूसरा कोई नाम क्यों नहीं तैयार हो रहा है? क्या लगता है उत्तर भारतीयों को साथ कुछ अलग भेदभाव हो रहा है? नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा है जी। मुझे कांग्रेस में रह करके हमने उत्तर भारतीय समाज की सिर्फ संख्या नहीं, उनकी कर्मठता को लेकर के हमने एहसास कराया। और महापालिका में एक समय महापौर भी रामचरित्र सिंह बने जी, उत्तर भारतीय। इसके बाद अपोजिशन लीडर भी 2-3-4 बार बने। भारतीय जनता पार्टी में 2-3 बार उप महापौर बने। हमने अपने समय पे जब कांग्रेस में आकर के 6 टिकट असेंबली का, एक लोकसभा का दिया जी। एक लोकसभा उस समय जीते भी। पहली बार उत्तर भारतीय समाज का एक आदमी संजय रूपम जीते। विधान सभा में मैं, राजन सिंह, रमेश सिंह, योगी दुबे को टिकट देना था, वो एक हार गए थे। एक कल्याण में उसमें आरबी सिंह मिला तो हार गए थे। एक रामबचन मौर्य को यहाँ से मिला तो हार गए थे। फिर भी 3 असेंबली सीटें जीती गई जी। एक लोकसभा है। भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हमारे उत्तर भारतीय समाज के बहुत हैं, लेकिन हमको एहसास कराना पड़ेगा। समाज चाहता है यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश से जो भी लोग हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जवाबदारी बनती है। जब तक हम एहसास नहीं कराएंगे, पार्टी को लगेगा नहीं कि इनका उपयोग हमारी पार्टी हो सकता है। तो कहाँ कम पड़ रहे हैं सर, कि क्यों बता नहीं पा रहे हैं अभी तक? नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा है। हम लोग कमी है, हम लोग कमी है। हमको इस पे विचार नहीं। हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम जहाँ मतलब हमको जो जवाबदारी है, सबसे हट करके हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा एक तो कोई भी लोकसभा में वो हिंदी भाषी जाए। विधानसभा में जहाँ जहाँ हमारी उत्तर भारतीय की सक्रियता है, जैसे पिछली बार बीजेपी ने दिया था, एक इनको दिया तो विद्या ठाकुर जीती थी मंत्री। पिछली बार संजय पांडे को दिया था वहाँ के माझीवाड़ा से, वहाँ कमी पड़ गई जी। और मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ अगर उत्तर भारतीय समाज कम पड़ गया, चाहे जैसे भी जो भी कारण रहा हो, नहीं तो एक विधायक वहाँ भी हमारा बैठता। बहुत कम मार्जिन से हारे थे उस समय 2014 की बात। हाँ, तो ऐसे हम संख्या के साथ साथ हमारी कर्मठता है जी। एक समय था कि उत्तर भारतीय समाज के पास कुछ होता नहीं था परिश्रम के सिवा। आज उसी परिश्रम के जरिए उत्तर भारतीय समाज ने हर ढंग सक्षम है। स्कूल है, कॉलेज है, इंडस्ट्री है, मतलब कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ उत्तर भारतीय समाज के लोग प्रमुखता से अपना स्थान न बनाए हों। लेकिन हमको सबको एकत्र होकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उत्तर भारतीयों को? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हम जहाँ भी हैं जी, मैं नहीं हूँ, हम होंगे। मैं से काम नहीं चलेगा कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। हमको किस तरह का प्रयास रहेगा आपका? प्रयास यही रहेगा हर जगह। आज जैसे थाना में शैलेश मिश्रा जी अपना काम कर रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। खाली जैसे हम गए, मीटिंग किया, मीटिंग में आए, भाई चुनाव कौन कौन लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। कहाँ से? कहीं से भी लड़ा लो। क्या स्थिति बनी है? तो सक्रियता और कर्मठता दोनों उत्तर भारतीय समाज के पास है। मेरी कोशिश होगी कि मुझे जिस उद्देश्य से, मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना था, और भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से हमको जवाबदारियां दी हैं,
हम जवाबदारी पूरा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो बाकी लोग हैं जी। हम सब लोग मिलके एक इशू पे एक रहेंगे। श्याम गिरी जी अगर वहाँ पे बैठे हैं, शैलेश मिश्रा जी बैठे हैं, शैलेश मिश्रा ने कहा कि नहीं, उम्मीदवारी अगर श्याम गिरी को मिलती है तो हमको मिली है, शैलेश मिश्रा की जवाबदारी मिलती है, श्याम गिरी जी कहें हमको मिली है, ये भावना लेके चलना पड़ेगा। खींचतान वाली राजनीति ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ तो। और हुआ क्या, खिस्तान में होता क्या है, दोनों नहीं जीतेंगे। आज महापालिका में हमारा एक लीडर बहुत बढ़िया, वो टाइम नहीं बन पाया, नहीं तो अपोजिशन लीडर उसको भी बनना चाहिए था। विनोद मिश्रा इतना बढ़िया काम करता है, सारे लोग, बहुत सारे नगर सेवक थे, पिछली बार चुन के भी आए थे। मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय समाज का आदमी महापौर बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहाँ आपस में खींचातानी हो गई। तो कई जगह हमको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। खास करके मैं जी। आज जिस चौराहे में खड़ा हूँ, मैं अपने को हमेशा यही एहसास कराते रहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हर महापालिका में, हर नगर पालिका में, हर जिला परिषद में, हर जो अभी विधानसभा में, लोकसभा में, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, लोगों को वो भरोसा नहीं रहता है कि हमारा कोई आदमी वहाँ बैठा है, हम अपनी बात कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपील नहीं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, ये बड़ा मुद्दा है हमारे समाज के लिए। हम कब एक होंगे, हम कब इकट्ठे होकर के नहीं जाएंगे। लोग कहेंगे कि अरे भाई हम कहाँ इकट्ठे, हम कहाँ झगड़ा कर रहे हैं। झगड़े की बात नहीं है, हमारी ताकत को इकट्ठे करके जाना पड़ेगा, आपस में बट के नहीं होना। नहीं, आज भी मैं कहता हूँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही जात है, हमारा एक ही समाज है, हमारा एक ही धर्म है, वो है उत्तर भारत जी। हम हमारी, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी बातों को कुछ लोग सुनते हैं, 10 आदमी सुने, 5 आदमी सुने, इस ढंग का अभियान, क्योंकि परिश्रम के माध्यम से मैंने 1 लाख उत्तर भारतीय समाज घर जाने की बात करी और 10,000 लोग घर तक गया। फिर जाऊंगा मैं, कोरोना आ गया इसलिए हम नहीं कर पाए। हमको एहसास करना पड़ेगा समाज के उन लोगों को कि हम तुम्हारे साथ हैं तो हमारे साथ रहो। और आज भावना बनी है, आने वाले समय में मैं तो कहता हूं कि जैसे मीरा भाईंदर है, कल्याण है, पनवेल है जी। पनवेल में 20 वार्ड ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय जीतेगा। मुंबई में 50 वार्ड लगभग ऐसे हैं जहां सिर्फ उत्तर भारतीय जीतेगा, और जो उत्तर भारतीय जीतेगा वो 100 वार्ड में प्रभावित करेगा। बिल्कुल। पिछली बार वो 227 वार्ड में से 2017 में 52 सीटें बीजेपी के सेकंड पोजीशन थी। उस 52 वार्ड में उत्तर भारतीय समाज कहीं 10,000 तो कहीं 3,000, कहीं 2,000 था। हम उसको इकट्ठा नहीं कर पाए, 3 उत्तर भारतीय लड़ गए, कोई 500 ले लिया, कोई 400 ले लिया, और बीजेपी कोई 150 सारी, कोई 50 सारी। तो मतलब उत्तर भारतीय संख्या रहने के बाद भी वापस में बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हर पार्टी। वो रोकना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा जी। हम लोग तो अपना कोशिश करेंगे ही, लेकिन यहाँ के जो हमारा एमएलए है, आज मुंबई में 17 सीट बीजेपी को मिली थी, 1 सीट हारे और रमेश सिंह जी। हम अगर वो जीते होते तो आज एक मतलब खड़ा हो जाता ना अपना। बिल्कुल। लेकिन वहां भी नहीं हो पाया। जो मैं कांग्रेस में था, मतलब नहीं, कांग्रेस छोड़ा था, बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, फिर भी हम 2-4 दिन गए। मैंने 2-3 बातें कही भी, लेकिन लोगों की नहीं, ये रहते हैं कांदीवली आ गए यहाँ, अरे भाई रहते हम जौनपुर थे, आजमगढ़ थे, बनारस थे, आ गए मुंबई में। जो शिवसेना कहती वही तुम भी कहोगे, कैसे चलेगा भाई। अगर हमारे समाज के लोग कहने लगे कि शैलेश मिश्रा थाना रहते हैं, क्यों नहीं मुंबई में लड़ सकते। तो ये सब बंद होने की जरूरत है। और मुझे भरोसा है कि हमारा जो नेता यहाँ गए, देवेंद्र फडणवीस, वो मतलब इसका विचार उनके मन में है, वो मतलब सहजता से इस बात को कहते भी हैं। और मुंबई में जहाँ तक अध्यक्ष आशीष सलार जी को दिया गया है, वो 4 बार अध्यक्ष रहा है, कर्मठ है। पिछली बार अकेले चुनाव लड़ करके 82 सीटें आई, 84 उनको मिली, 82 इनको मिली थी। चंद्रशेखर बावन को लेकर रात दिन इकट्ठा कर रहे हैं। खाली हम उत्तर भारतीय समाज से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, कि मेहरबानी करके अगर इस तीनों चुनाव में हम अपने को एहसास नहीं करा पाए, तो आने वाले समय हमारे समाज के लिए बहुत तकलीफ ऐसा लग रहा है। धन्यवाद सर। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। आप कांग्रेस में काफ़ी लंबा पारी खेले हैं और अभी एनसीपी शिवसेना जैसे ज्वाइन हुई है आपके बीजेपी के साथ में, आप तो जिस पार्टी में रहते हैं वहाँ संकट मोचन भी रहते हैं, तो आपको लगता है कांग्रेस के कुछ लोग आने वाले हैं भाजपा में? क्योंकि बड़े दिन से बात हो रही है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक उठ के आने वाले हैं, ऐसा आप उम्मीद करते हैं? कांग्रेस तो नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक ही बोल रहा हूँ, विधायक आएंगे।
लोकसभा देख रहे हैं, लोकसभा होने तक आ जाएगी। लोकसभा में पहले आ जाएंगे। क्या लोग उम्मीद करते हैं सर, लोकसभा जो 40+ का जो नारा है बीजेपी का? 2-3 चीज है जी शिवसेना सिमट के रह गई है। जी। कौन सी? उद्धव ठाकरे जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रवादी सिमट के रह गई है। शरद पवार जी के बारे में पॉलिटिकल जो एक भ्रम था वो करीब करीब दूर हो गया है। वो अजीत पवार जी ने बताया, छगन भुजबल ने बताया कि ये क्या करते थे। एक पार्टी जो अपने बलबूते लोकल पार्टी, जी चाहे वो यहाँ के जगन रेड्डी हो, चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, इन लोगों ने अपनी सरकार वहां बना ली जहां कांग्रेस 42 में से 39 लोकसभा जीती थी आंध्र प्रदेश, जी। साउथ में जितने भी साउथ में। ममता बनर्जी अपना बंगाल में बना ली, अपने दम पे मुख्यमंत्री बनती हैं। ये अपने केजरीवाल जी हाँ, दो स्टेट में आ गए। दो स्टेट में आ गए। राष्ट्रवादी इतनी बड़ी पार्टी कभी अपने बलबूते या किससे आकर के मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाई। एक से हटने के बाद शरद पवार जब मुख्यमंत्री बने तो एक बार डिच करके बने थे जी, अन्यथा मतलब कांग्रेस और मिलके बनाए थे। उसके बाद तुम्हारी अलग पार्टी राष्ट्रवादी में, राष्ट्रवादी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाया। अखिलेश जी भी अपनी वहां मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या लगता है सर, नेता तो आ गए समझ लो सब, अजीत पवार जी आ गए, शिंदे साहब भी आ गए अपने विधायकों, लेकिन वोटर क्या आप मानते हैं कि वोटर भी आ गए हैं? इनके जितने वोटर समर्थक हैं? अब वोटर अभी डिसीजन तो नहीं लिया होगा मुझे लगता है जी। वो वोटर इस समय सिर्फ विकास देख रहा है। वोटर नहीं देख रहा है कि मतलब ये उस पार्टी से आई, इन्होंने क्या क्या उन्होंने कहा। जैसे मुंबई में तो उस विकास को कैसे दिखाएंगे सर? आज भी लोगों की परेशानियां तो वही है, महंगाई चरम पे है। 1 साल हुआ है, 1 साल बचा हुआ है। मुझे लगता है 1 साल में बहुत कुछ कर ले जाएंगे। आप देखिए ये देवेंद्र फडणवीस साहब जी अभी जापान गए थे, इतनी ज्यादा विकास के उसको लेके आए हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम आते ही डेवलपमेंट जुड़ जाता है। जिस दिन शपथ एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के लिए उपली और देवेंद्र फडणवीस आए, मुंबई हो, थाना हो, मीरा रोड हो, जहाँ भी मेट्रो के रोड चले, सब लाइट जल गई, कामगार अपने आप जैसे रातों रात आ गए। लेकिन विश्वास बड़ी चीज आज भी तो मुंबई सर वही हालत है कि अगर आपको 10 मिनट रास्ता 1 घंटे में तय करना, भाई 2.5 साल जो ट्रैफिक जो जाम, 2.5 साल जो डुबोया है, 2.5 साल जो गड्ढे खोदे हैं, समय तो लगेगा ना। अगर 2.5 साल में कुछ भी काम हुआ होता आज ये देखने को नहीं पड़े। तो क्या लगता है वोटरों को लुभाने के लिए किस बीजेपी क्या अभी आगे कदम उठाए? डेवलपमेंट विकास जी, मेट्रो कैसे लाइन बनेगी। आज आप देखिए बोरीवली से अंधेरी शुरू हो गई है जी, और वहाँ जो भीड़ होती है, जब रोड का काम चल रहा है, मेट्रो काम चल रहा है, जिस दिन ये पूरा हो जाएगा मुझे लगता है मुंबई में सीलिंग का काम इतनी तेजी से चल रहा है, आधा ज्यादा लोग कोस्टल रोड जी, तो काम तो हो रहा है। और महाराष्ट्र जो है वो इंडस्ट्री के मामले में जो बहुत पछड़ गया था, नंबर 100 में था, आज फिर नंबर 1 की भूमिका में है। और एक अभी तो आखिरी क्वेश्चन एक लास्ट अभी आपकी तरफ से पूछ ले रहा हूँ कि पार्टी ने जो जवाबदारी आपको दी है क्या उससे संतुष्ट है पूरी तरह से? मैंने अपनी जिंदगी में जब भी कोई काम आया जी, हम उस काम को चैलेंज मानते हैं कि ये मुझे दिया गया है तो मैं ऐसे करूँगा जी। क्यों किसी ने कहा ना कि मैं वो शेर भूल गया कि खुद को करिए बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमको पार्टी पूछे ना, हम इतना काम करेंगे, पार्टी पूछे कि क्या चाहिए, हम मांगेंगे नहीं। हमारा समाज तो यही है ना जी, परिश्रम के बल पे ही यहाँ पे है। सभी जो उत्तर भारत समाज से आए होंगे या बिहार से आए होंगे, सब लोग मेहनत ही लेके आए थे, बिल्कुल मेहनत करके जगह पे हैं। अब जब कांग्रेस में मैं एक सामान्य कार्यकर्ता बन के काम किया, किसे पता था कृपा शंकर यहाँ मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बनेंगे, 3 बार विधानसभा में जुटा भेजा, एक बार विधान परिषद में आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है जो मिला आपको उससे संतुष्ट है? ले लेंगे ना, इतना काम करूंगा देना पड़ेगा उनको। हम तो यही कहते हैं अपने उत्तर भारतीय समाज जी कि विचलित मत होना, जो मेहनत हम हर क्षेत्र में करते हैं यहाँ भी करेंगे। कैसे नहीं मिलेगा, ले लेंगे, एहसास कराएंगे, बिल्कुल, और हम मेहनत करेंगे। हम ये बेगिंग नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि हम आपकी पार्टी के लिए उपयोगी हैं, हम जनता के लिए उपयोगी हैं। यही कारण था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर से आपके माध्यम से कहूँगा, मुद्दा भारत का हो, मुद्दा उत्तर भारतीय समाज का हो, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हो, ये जिन लोगों ने जी, अब जिस दिन अजीत पवार अलग निकले
किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से आप हो। कहाँ से हो गए? इन लोगों ने जो बबुल के पेड़ लगाए हैं ये कांटे न्युक चिपने वाले हैं। एक समय था कि बाला साहब ठाकरे ऐसे देखते थे, किसी विधायक किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होती थी। बिल्कुल। आज वो एक मरता क्या नहीं करता वाला एक ये है ना कहावत, तो आज वो लोगों ने ये बचाने में लगे हैं कि हमारे 15-16 बचे हुए कैसे चल जाए। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आज की दल विदाउट जी। लेकिन वो कांग्रेस पिछलग्गू की तरह है। शरद पवार की मर्जी, उद्धव ठाकरे की मर्जी होगी तो तुमको इतनी सीट देंगे, नहीं देंगे। आज भी उसके 44 विधायक है ना, इनके 15-15, 16-16 है, वो भरोसा नहीं। अपोजिशन में वही नंबर 1 है, हाँ। कांग्रेस ही। तो क्या करें, मतलब बताएं कहा उस कांग्रेस बारे में, उसी पार्टी से मैं जाना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करूंगा उत्तर भारतीयों का बुलंद आवाज बनिए, लोगों की आवाज बनिए और काम अपना नहीं, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि हर इश्यू को, हर मुद्दे को, जो मुद्दा भारत का आपका टॉक शो है, उस मुद्दा भारत में आपने उन वर्गों को स्थान दिया है जिनको कोई पूछता नहीं था। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। और ये आपका जो है हम सब लोगों को अवेयरनेस लाएगा, हम लोग पैदा करेगा, हम लोग और शक्ति पैदा होगी। और जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बताइए आज की तारीख में जी इन जो ये माफिया थे, किसी माफिया के बारे में किसी मुख्यमंत्री ने सदन में कहा हो कि मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा किसी कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। थोड़ा दिन पहले लड़कियों की छेड़खानी के बारे में बोले जी कि यहाँ लड़कियों की छेड़खानी अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, और अयोध्या में जो घटना हुई 2 दिन के बाद वहां यमराज मिला एनकाउंटर हुए। तो आज उत्तर प्रदेश का विकास जरूरी, मतलब नहीं, आज उत्तर प्रदेश का विकास मैं बताऊं, मैं आंकड़ा आप तो नहीं मेरे पास है, हम आपको दे देंगे। जो लोग यहाँ से पलायन किए, पलायन मीन्स कोरोना काल में अपनी जान बचाने के लिए भागे थे, जो कैजुअल वर्कर थे, 10 से 15% उत्तर भारत से आने वाले लोगों का पलायन कम हुआ है। 10 से 15%, ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और आने वाले समय में 2-4 साल में वहाँ उद्योग जो लग रहे हैं, उद्योग लगने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि वो पलायन जो उत्तर भारत जब रोटी घर में मिलेगा बाहर क्यों जाएंगे। इसलिए उनको भी, योगी जी को साधुवाद देता हूँ। अभी हम लोग जाते हैं, समय कम होता है तो जहाज से जाना पड़ता है, कभी ऐसे जाते हैं। 70% लोग जो है बनारस में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन पूजा करने जाए, कोई होटल में जगह नहीं मिलती। जी और जिस दिन प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर जनवरी में बन जाएगा, तो जिन मथुरा का ये बन जाएगा, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मतलब टूरिज्म वो बढ़ेगा तो हिंदुस्तान बढ़ेगा। बिल्कुल। आज भी गोवा पीछे हो गया है। बनारस से गोवा का अगर हम टैली करें तो गोवा टूरिज्म के माने में वहाँ सब लोग जाते थे, लेकिन आज सब ज़्यादा यहाँ जा रहे हैं वाराणसी। इसलिए आपने जो एक तरफ आप ये भी पलायन वाले पे चर्चा करें। जरूर सर। तब तक हम धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था, जो विषय थे उसके ऊपर आपका कोई प्रतिक्रिया रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं कि आपने हमको समय दिया, और हमको आगे भी समय देते रहेंगे और हम राजनीतिक चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।